Concept of Physics, H.C. Verma, Volume 1, Chapter 2, Physics and Mathematics के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 27 to 30। ये है 27, ये है 28, ये है 29, ये है क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहले हम लोग 27 पे विचार करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 27। सॉल्यूशन ये कह रहा है कि ए रॉड ऑफ लेंथ L is placed along the x-axis between x equal to 0 and x equal to L. The linear density mass per length rho of the rod varies with the distance x from the origin as rho equal to a plus bx। तो पहला पता लगाना है फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, और दूसरा कि फाइंड द मास ऑफ रड इन टर्म्स ऑफ ए बी एल। तो देखिए यहाँ खाली जगह है, यहाँ मैं बना लेता हूँ या यहाँ बना लेता हूँ। मान लीजिए ये आपका रड हो गया, तो रड की पूरी लंबाई क्या है L। अगर इसको मान लीजिए कि 0 मानते हैं तो यहाँ हमें L लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी लंबाई L है, 0 एज ए ओरिजिन ले रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब है कि एक रड है जिसकी लंबाई L है, इसको x एक्सिस के अलोंग रखा गया है 0 से L। द लीनियर डेंसिटी मास पर लेंथ रो, रो का मान जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, मास बाई लेंथ, ये रो होगा। लीनियर डेंसिटी मास पर मास बाई लेंथ होता ही है। ऑफ द रड वेरीज विथ द डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एज, इसको मान लीजिए ओरिजिन मान लिया गया। तो अब ये जो आपका इक्वेशन है रो इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें ए का एसआई यूनिट बताइए और बी का एसआई यूनिट बताइए, पहला चीज ये। और दूसरा चीज फाइंड द मास ऑफ रड, ये पूरे रड का मास बताइए इन टर्म्स ऑफ ए बी एल, मतलब ए बी और इसकी लेंथ के रूप में इसका मास बताइए, यही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो रो इक्वल टू क्या होता है, मास बाई लेंथ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहां से x डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये आपका x डिस्टेंस है, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, और इसकी स्मॉल लंबाई, स्मॉल लेंथ जो है वो dx मान लिया इस छोटे से स्ट्रिप की। ओरिजिन से x डिस्टेंस में
तो सीधी सी बात है कि इसका स्मॉल मास भी होगा। स्मॉल मास को dm मान लेते हैं। अब थोड़ा सा जो है यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि एल लेंथ का जो रड है उसकी मास कितनी है, m है। ये m मान लिया गया, ठीक है। लेट m इक्वल टू मास ऑफ, थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं। यहाँ मान लीजिए कि लेट m इक्वल टू मास ऑफ द रॉड, ठीक है। तो एल लेंथ का, इसकी पूरी लंबाई एल है तो मास क्या है, m है। अगर यूनिट लेंथ हो तो मास क्या हो जाएगा, m बाई एल हो जाएगा। और एक छोटे से स्ट्रिप की बात करते हैं यहाँ dx, तो dx अगर लेंथ होगा तो dx लेंथ होगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, m बाई एल इंटू dx। और ये मास किसके बराबर है, dm के बराबर। यानी कि इसलिए m, समझ आ रहा है ना, m बाई एल इंटू dx इक्वल टू dm। ये यूनिटरी मेथड से निकाले हम, और m जो है वो माना गया है, मान लिया गया कि पूरी रॉड की मास जो है वो m है। देखिए ये पूरा रॉड है, ठीक है, और इसको x एक्सिस के लॉन्ग प्लेस किया गया है, x बराबर 0 से x बराबर l तक। यानी कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो l है, ठीक है। अब लीनियर डेंसिटी का ये फार्मूला होता है रो इक्वल टू, अब कहने का मतलब है कि इसको ऑरिजिन मान लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिया, यानी इसका टुकड़ा ले लिया x डिस्टेंस पे, और जिसकी लेंथ को हमने मान लिया dx, और इसके मास को मान लिया dm। तो जब यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हैं तो पूरी लंबाई l है तो ये मास क्या है, m। अगर यूनिट लंबाई हो तो m बाई एल, और dx लंबाई माने हैं तो m बाई एल इंटू dx, ठीक है। तो ये dx लंबाई का जो रड है उसका मास क्या मान लिया है, dm, तो ये dm के बराबर हो गया। यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब थोड़ा इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए। अब मान लीजिए कि इसको हम इंटीग्रेट कर दें dm को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरी रॉड की लंबाई जितनी है उसका मास दे देगा। तो ये जब dm को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बराबर है किसके, m बाई एल dx के। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसकी लिमिट है 0 और ये लिमिट है l। 0 से l तक का मास निकालना है, यानी पूरे रॉड का मास निकालना है l लंबाई तक। इसलिए जो लिमिट दी है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट l। अब चूंकि रो इक्वल टू m बाई एल होता है तो m बाई एल के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये तो पहले लिमिट है 0 l, और m बाई एल के जगह क्या लिख सकते हैं, रो
dx। अब देखिए क्वेश्चन में इसका मान दिया हुआ है रो का, रो इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इसके जगह इसका मान पुट कर देंगे l 0, रो के जगह दे देंगे a प्लस बी एक्स dx। ये रो बराबर मान दिया हुआ है, रो बराबर मान दिया हुआ है, तो रो के जगह a प्लस बी एक्स लिख दिए और वो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन इसका होना है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो मान लीजिए a dx हो जाएगा, ये bx dx हो जाएगा। तो पूरा लिख दीजिए, ऐसे साथ साथ भी हो सकता है, समझाने के लिए इसको थोड़ा और पूरा लिख दे रहे हैं। इसको लिख सकते हैं a dx प्लस लिमिट हो गया bx dx। अब इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है। तो ये इस साइड वाला dm का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा दे देगा m यानी कि पूरा मास होल लेंथ का। तो इधर जो होगा वो क्या होगा, a dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। ठीक है, चूंकि सवाल उठता है कि ये dx का इंटीग्रेशन x कैसे होगा, तो ये तो मान लीजिए ये बाहर निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो कहने का मतलब है कि x के पावर 0 dx a। तो a ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, कुल मिला के ये a x आ जाएगा, इसलिए मैंने ax इसको लिख दिया। प्लस यहाँ b कांस्टेंट है, और एक चीज़ है लिमिट है, तो लिमिट को भी दे देना होगा ना, x पर जो लिमिट लगेगा वो l 0। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें b कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। लिमिट की बात करें तो लिमिट l 0। चलिए इसको अगर हल करें तो a एक बार x के जगह क्या दे देंगे, l एक बार 0, दूसरी स्थिति में b एक बार x के जगह l तो l स्क्वायर, और दूसरा बार 0 के स्क्वायर यानी 0, और नीचे क्या है 2 है। तो जब इसको हल करेंगे तो ये तो ए एल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो देखिए ए बी एल के फॉर्म में, ए बी एल के फॉर्म में ये टोटल रड का मास आ गया, जो कि हमको इसी को ज्ञात करना था। तो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ रड इक्वल टू ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया।
तो ये तो क्वेश्चन बी का हम लोगों ने हल कर दिया कि फाइंड द मास ऑफ द रड इन टर्म्स ऑफ एबीएल। लेकिन अभी ए को बनाना है कि फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का एसआई यूनिट क्या होगा। ये तो बी का हल कर दिए कि फाइंड द मास ऑफ द रड इन टर्म्स ऑफ एबीएल, तो ये इतना होगा। इसको देख लिए। अब चलिए ए को बना देते हैं। ये जो सॉल्यूशन किए हम क्वेश्चन नंबर बी का किए, ये बी का किए, ए वाला कर देते हैं। और एक चीज और कि इससे पता क्या चलता है कि लंबाई बढ़ेगी रड की तो मास भी क्या करेगा, वैरी करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि एल के टर्म में है। अब चलिए 27 का जो ए है उसको बनाते हैं। ये कह रहा है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है रो इक्वल टू ये वाला ए प्लस बी एक्स, तो इसमें ए और बी का एसआई यूनिट बताइए। फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। चेक, रो को क्या लिख सकते हैं, रो को हम लोग लिखते हैं मास बाई लेंथ। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, टोटल मास बाई लेंथ। इसलिए कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है डायमेंशन वाले में कि इधर का जो यूनिट होगा उतना ही यूनिट इधर का होगा, यानी कि ये एलएचएस और आरएचएस का यूनिट आपस में बराबर होगा। ये तो बात समझ में आती है। अब हमें तो ए और बी का एसआई यूनिट निकालना है। यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी कांस्टेंट है। तो इससे तो साफ पता चलता है कि ए और बी एक्स को जोड़ा गया है जो कि रो के बराबर है। तो कहने का मतलब कि ए की जो यूनिट होगी वही यूनिट बी प्लस एक्स की होगी और वही यूनिट रो की होगी। इसलिए कि मान लीजिए कि अगर ये एक कल्पना कीजिए कि वॉल्यूम में हम वेलोसिटी को नहीं जोड़ सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम में जब ऐड करेंगे तो वॉल्यूम को करेंगे, ये वॉल्यूम में वेलोसिटी को ऐड नहीं करेंगे। वॉल्यूम में ऐड करेंगे तो वॉल्यूम को करेंगे। उसी तरह से वेलोसिटी में वेलोसिटी का ऐड करेंगे। अब वेलोसिटी में केजी को तो ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये जोड़ा गया है, इसका मतलब कि इनका भी यूनिट मास पर लेंथ है, इनका भी यूनिट मास पर लेंथ है, जो कि जोड़ने के बाद रो के यूनिट मास पर लेंथ के बराबर है। ये तो बात क्लियर हो गया। तो अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो मान लिया कि ए का यूनिट क्या है, मास पर लेंथ। तो मास पर लेंथ के लिए एसआई यूनिट में क्या लिखेंगे, एम नहीं, मास के लिए केजी बाई मीटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रो की जो यूनिट है और रो की यूनिट भी क्या आती है, केजी बाई मीटर, एसआई यूनिट या केजी पर मीटर कह सकते हैं। bx की बात करें तो bx की भी यूनिट वही होगी, केजी पर मीटर। देखिए इसमें x क्या है, लेंथ को बता रहा है। तो यानी कि इसके जगह हम m लिख दें, मीटर बराबर केजी पर मीटर। और जब b का निकालना हो
तो b के लिए क्या हो जाएगा, m से इधर गुना हो जाएगा kg बाई मीटर स्क्वायर। दूसरे शब्दों में kg बाई मीटर टू द पावर -2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जो यूनिट है वो ए की भी निकल गई और ये बी की भी यूनिट निकल गई, ये यूनिट बी की भी निकल गई। एसआई यूनिट इसको निकालना था, फाइंड द एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले बी को हल कर लिए, इसके बाद ए को हल कर लिए। तो ये सॉल्यूशन है ए का, ठीक है, 27 का। तो इस तरह से इसको हम लोग समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे विचार करते हैं। ट्वेंटी एट कहता है कि द मोमेंटम p ऑफ ए पार्टिकल चेंज विथ टाइम t according to the relation dp by dt equal to 10 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन पर जो भी है, if the momentum is 0 at t equal to 0, what will be the momentum be at t equal to 10 second। ये आपको यूनिट में दिया हुआ है dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। जब भी हम dp बाई dt लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है कि मोमेंटम ज्ञात करना है 10 सेकंड में। ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल का मोमेंटम है टाइम t के साथ, ये इसका रिलेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन दिया हुआ है। इफ द मोमेंटम इज 0, अगर मोमेंटम 0 है समय t बराबर 0 पर, तो जो समय 10 सेकंड होगा तो मोमेंटम क्या होगा। तो ये जो इक्वेशन लिखा है इसको ये यूनिट के रूप में लिखा है इसके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 2t, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। अब चूंकि हमको मोमेंटम ज्ञात करना है और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएशन के उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो मान लीजिए कि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे या इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। dp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 2t dt। अब इसको इंटीग्रेट बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, dp, और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, 10 प्लस 2t dt, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है,
कि ये t बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है और t बराबर 10 सेकंड जा रहा है। तो मान लीजिए कि ये t बराबर 0 हुआ और ये t बराबर 10 हुआ सेकंड में। और मोमेंटम की बात करें तो t बराबर 0 पर मोमेंटम 0 और p पर तो हम लोग को ज्ञात ही करना है। अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, dp का इंटीग्रेशन होगा p, लिमिट भी दे दीजिए p 0, इधर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 10 dt, t बराबर 10, t बराबर 0 प्लस 2t dt 0 10। अलग अलग इनके बीजीय व्यंजक में तोड़ दिए, ये इंटीग्रेशन का नियम है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाले का तो मान p हो जाएगा और इधर वाले का मान क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 10 बाहर आएगा और इंटीग्रेशन 10t हो जाएगा। t के ऊपर लिमिट जाएगा 10 0 प्लस इसमें 2 बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 से भाग लग जाएगा और इसका भी लिमिट होगा 10 0। तो ये 10 हो गया इंटू ये क्या हो गया 10 माइनस 0, अपर लिमिट t के जगह दीजिए या माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 0, 0 का स्क्वायर 0, तो इसको हल करेंगे तो 100 हो जाएगा और प्लस इसको भी हल करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमें मिला मोमेंटम वो क्या मिला 200 kg, ये मोमेंटम मिल गया 10 सेकंड में। तो इस तरह से 28 को भी हम लोगों ने हल कर लिया। ये जो सॉल्यूशन था ये 28 का था। अब 29 पे विचार करेंगे कि the change in a function y and the independent variable x are related as dy by dx equal to x square, ठीक है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब इसमें y का मान निकालना है, बस यही समझिए कि आपको dy by dx इक्वल टू x स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो y का मान निकालना है 29 में। इसको मिटा देता हूं तब 29 बनेगा। चलिए सॉल्यूशन 29 पे विचार करते हैं। 28 तो बन गया, तो 28 का क्वेश्चन भी मिटा ही दीजिए। सॉल्यूशन 29 ये आपका दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x यानी कि y का मान x के टर्म में निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, dy इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर डी एक्स,
यहाँ भी लिखिए इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, dy इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx। तो dy का इंटीग्रेशन y मिलेगा और एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, x के पावर 3, 2+1/2+1 3। चूंकि ये जो है वो क्या है, इंडिफिनाइट मतलब इंडिफिनिट इंटीग्रल ये है, तो इसमें कांस्टेंट क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x क्या मिला, y एज ए फंक्शन ऑफ x क्या मिला, x³/3 + c। अरे फंक्शन में आप लोग पढ़े हैं ना जी, कि मान लीजिए कि fx बराबर y हो, है तो ये क्या मिला, ये मिल गया इतना x³/3 + c इक्वल टू y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से 29 भी क्या हुआ, सॉल्व हो गया। इसका जो उत्तर होगा यही होगा। ये तो मैं थोड़ा आगे चल के समझा दिया। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको मिटा देता हूं। अब विचार करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सॉल्यूशन 13 कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन। सिग्निफिकेंट डिजिट का नियम होता है, उस नियम पर इसमें हमको ज्ञात करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। जैसे 30 है, 30 का ए कह रहा है, ए आपका क्वेश्चन दिया है 1001, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि दो नंबर के बीच अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। नन जीरो के बीच अगर जीरो आता है, नन जीरो के बीच अगर जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो ये तो 1 1 नन जीरो है, इसके बीच जीरो है, तो टोटल क्या हुआ 1 2 3 4। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 4। इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 4। बी पे विचार करते हैं। 100.1। तो इसमें भी वही नियम लागू होगा, दो नन जीरो के बीच अगर जीरो हो तो उसको काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो ये भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में हो जाएगा। सी पे विचार करते हैं, सी पे। तो सी आपका दिया हुआ है 100.10। तो देखिए दो नन जीरो के बीच अगर जीरो है तो काउंट होगा, और अगर डेसिमल के बाद नन जीरो है और उसके बाद जीरो है तो वो भी काउंट होगा। तो ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद नन जीरो है और ये जीरो है, तो ये भी काउंट होगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो गया। एक डी दिया हुआ है
0.001001 0.001001 अगर डेसिमल के बाद जीरो आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। देखिए डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं है, जीरो है, तो ये दो काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा। और बाकी ये नन जीरो के बाद जीरो आता है तो वो काउंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 4। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए बी सी डी इसको हम लोगों ने समझ लिया। सिग्निफिकेंट डिजिट इसका क्या होगा, मतलब वो संख्या कितनी होगी। इस तरह से ये समाप्त हुआ।